चलो बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बीएसटी की क्लास है, क्लास 12, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं आप, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अभी तक आपने पढ़ लिया, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है बेटा, वो एक प्रोसेस है जो आपके गोल को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प कर रहा था। प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन है, हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग करेंगे। तो वेरियस सेट ऑफ फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शन है, इसलिए हमने कहा कि मैनेजमेंट प्रोसेस है। इफिशिएंटली काम करेंगे यानी मिनिमम कॉस्ट पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेस का अपने गोल को अचीव करने के लिए। और फिर आपने कहा कि इफेक्टिवली काम करेंगे, मतलब सब काम अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है उसमें अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो आप किसी भी गोल को अचीव करने में इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारी मदद करता है। फिर हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक मल्टी डायमेंशनल होता है, टीम वर्क होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, परवेसिव होता है, यूनिवर्सल और गोल ओरिएंटेड होता है। फिर आपने मैनेजमेंट में आगे बात की कि भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव था और पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। और इंपॉर्टेंस क्या होता है मैनेजमेंट, लास्ट क्लास में हमने इतनी बातें कंप्लीट की थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि भाई नेचर बताओ, वेदर मैनेजमेंट इज द साइंस और मैनेजमेंट इज द आर्ट और मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन। तो यानी कि यहाँ पे हमें कंपैरेटिव स्टडी करके हम अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे आप जब बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है या प्रोफेशन है, तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई साइंस क्या होता है, क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, और उनमें ऐसा क्या है जो साइंस में होना जरूरी है, आर्ट्स में होना जरूरी है और प्रोफेशन में। उसको कंपेयर कीजिए मैनेजमेंट से कि क्या मैनेजमेंट में भी इसी तरीके का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से बने हुए हैं, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। अगर आपका आंसर है यस तो फिर मैनेजमेंट साइंस हो जाएगा, और अगर आंसर है नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, देश बदलेगा तो मैनेजमेंट बदल जाएगा। अब मान लो इंडिया में जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, क्या अमेरिका में सेम है, क्या इंग्लैंड में सेम है, क्या अफ्रीका में सेम है, क्या जर्मनी में सेम है। तो बोल रहे हैं कि भाई हर जगह के रूल्स अलग है, हर जगह के लॉ अलग है, हर जगह जो है उनके इकोनॉमी का टाइप अलग है, तो मैनेजमेंट भी अलग हो जाएगा। तो यानी कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं होगा। दूसरा, जो साइंस है उसके प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन से, बार एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुए हैं। आपने सुना होगा कि थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में 1000 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, फेलियर का सामना करना पड़ा। हमारे सर आइजक न्यूटन को ने क्या ये देखा कि वो गिरा, बस क्या उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया होगा क्या। तो जो साइंस है वहां पे जो प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जर्वेशन से, बार बार एक्सपेरिमेंट से होता है डेवलप। जबकि ह्यूमन बीइंग तो बेटा मैनेजमेंट में बोले तो ह्यूमन बीइंग शामिल है, और ह्यूमन बीइंग का तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि टोटली तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, पार्शियल होगा। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है बेटा। तो अब तो एमबीए भी हम कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए एमबीए, तो वहां पे भी हमें सिस्टमैटिक नॉलेज, हमें बुक्स, हमें करिकुलम दिया जा रहा है और उनको पढ़ के और हम अपनी डिग्री कर रहे हैं।
तो सिस्टमैटिक नॉलेज तो दोनों जगह है, वहां पे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से डेवलप हो रहा है, यहाँ पे फुली नहीं बोल सकते हैं। वो यूनिवर्सल है साइंस के प्रिंसिपल, मतलब अमेरिका में सेव जमीन पे ही गिरेगा, अगर इंडिया में सेव जमीन पे गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो अमेरिका में भी सेव जमीन पे ही गिरेगा, अफ्रीका में भी सेव जमीन पे ही गिरेगा। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका है तो उड़ जाएगा आसमान में से। यानी बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जैसे पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं H2O, आप कहीं चले जाए पूरे वर्ल्ड में पानी का मतलब H2O है। जो हम नमक खाते हैं NaCl, वो नमक हर जगह NaCl ही है। सेब हर जगह जमीन पे ही गिरेगा, अमरूद हर जगह जमीन पे ही गिरेगा, ग्रेविटेशन तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल यहाँ नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करके बता सकते हैं ना बेटा कि भाई एग्जैक्ट साइंस तो नहीं दिख रहा है हमें, प्योर साइंस नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट साइंस नहीं दिख रहा है, हमें सोशल साइंस दिख रहा है, इनएग्जैक्ट दिख रहा है। वैसे ही आर्ट्स में आएंगे तो क्या आर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज है, फिर नॉलेज के बाद क्या उसका पर्सनल इंप्लीकेशन है, क्या क्या बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्या बोल रहा है। हाँ, तो जैसे आर्टिस्ट को आपने देखा होगा बेटा कि कोई सिंगर है, डांसर है, कोई सिंगर है, डांसर है, पेंटर है, राइटर है, ये आर्टिस्ट है। तो क्या ये नॉलेज सीखने के बाद उसको पर्सनली कैसे अप्लाई करना है, इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, सीखते तो सुर, अगर मान लो संगीत सीख रहे हैं तो सबको सारे गामा ही सिखलाया जा रहा है, लेकिन सारे गामा को सीखने के बाद सब लोग अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। अब आपने सिंगर देखा, अब हमारी लता जी भी सिंगर, अलका याग्निक भी सिंगर, नेहा कक्कड़ भी सिंगर, सुनिधि चौहान भी सिंगर, हमारी आशा भोसले जी भी सिंगर। तो सिंगर तो बहुत है, लेकिन ये किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। किशोर कुमार भी सिंगर, तो वो जो पर्सनल एप्लीकेशन है, और बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, रियाज आपने देखा होगा, हारमोनियम बजाना मान लो मैंने सीखा और उसके बाद छोड़ दिया, कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल गए। गिटार सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल गए। आप क्रिकेट जब सीख रहा है, मान लो कोई बच्चा क्रिकेट सीख रहा है, तो एकेडमी में सबको तो सेम ही क्रिकेट सिखाया जा रहा है बेटा, लेकिन कौन, सबको तो सेम ही चीज सिखाया जाएगा, क्या कवर ड्राइव, तो क्या कैसे पकड़ना है बैट, कैसे आप जो है बैक में जाओ तो फुट में जाओ तो बैक ये जाओ, तो बेसिक्स तो सबको सिखाया जा रहा है, लेकिन हर क्रिकेटर का अपना पर्सनल इंप्लीकेशन होगा। और क्या आर्ट में बार बार रियाज करना होगा क्या? फिर से आंसर है यस। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट में भी आप देखिएगा थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोर्स करना पड़ रहा है, मैनेजर को भी बार अप्लाई करना पड़ता है चीजों को। लीडरशिप स्किल है, सोचना पड़ेगा भाई, नया कुछ सोचो, इनिशिएटिव लो, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सोचो सोचो सोचो, लोगों से करवाओ, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि हमारा मैनेजमेंट आर्ट्स से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, आर्ट्स वाले सारे फीचर्स लगभग मैनेजमेंट में है। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आंसर इज यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो देखना पड़ेगा प्रोफेशन में क्या होता है। आप डॉक्टर है, मान लो सीए, मान लो नहीं सीए है, मान लो एडवोकेट है, तो मैंने कहा मान लो तो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए तभी तो मानोगे। तो यानी सबसे पहले आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज आया होगा, कोई आपका पर्सनल, आपका कोई एसोसिएशन होगा, बोल रहा है हाँ। अगर हम डॉक्टर हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमें गवर्न करता है, अगर मैं सीए हूं तो मुझे आईसीएआई गवर्न करता है, अगर मैं एडवोकेट हूं तो मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है। उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है जो मुझे फॉलो करने होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स बोल के, कि ये मेरे प्रोफेशन में एथिक्स है जिसका मुझे पालन करना होगा। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, जीएसटी ऑडिट तभी कर सकते हैं जब हम सीए होंगे,
हम एमबीबीएस किए होंगे तो ही हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, एंट्री तो बेटा रेस्ट्रिक्टेड है ना। नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज, तो भाई यहाँ भी स्पेशलाइज नॉलेज है। आप वेरियस एमबीए कॉलेजेस से एमबीए कर रहे हैं तो यहाँ भी चलो ठीक है, मैनेजमेंट में भी नॉलेज है। वहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं, मैनेजर कोई भी हो सकता है। सच मैनेजर के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि वही मैनेजर होगा। मेरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, अब मेरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 4 स्टाफ है, मैंने एक मैनेजर रख लिया, तो क्या हम आईआईएम के मैनेजर को रखेंगे क्या? बोल रहा है नहीं। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी यहाँ नहीं हुई है। प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है। कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है। जो प्रोफेशन है बेटा वो सर्विस मोटिव होता है, उसका मेन मकसद होता है सर्विस। मैनेजमेंट वैसा नहीं था, मैनेजमेंट में हमें गोल अचीव करना है और हमारा गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे बेटा, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि साइंस एज अ मैनेजमेंट में बेसिस ऑफ कंपैरिजन बना लेंगे और बताएंगे कि साइंस में क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, और उसके आधार पे लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, आर्ट्स है कि नहीं, प्रोफेशन है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम कंपैरेटिव स्टडी कर ले तीनों का तो हमारा नेचर हम आपको समझा पाएंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है कि प्रोफेशन है। उसके बाद चैप्टर में बचता है बेटा 3 लेवल पे मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कुछ फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इन सबके बीच होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम लोग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ बच्चों मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है कि प्रोफेशन है, मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है कि प्रोफेशन है। तो एक एक करके पहला प्रश्न है यहाँ पे, वेदर वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट और प्रोफेशन। क्या है, क्या है क्या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या? क्या मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो अब हमें 3 चीजें जाननी होंगी, साइंस में क्या क्या होता है, आर्ट्स में क्या क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, और उनमें से मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है कि प्रोफेशन है। नेचर, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। हम कैसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, मैंने आपको बताया, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेटा। कंपैरेटिव कि साइंस में क्या क्या होता है तो उसको आप साइंस बोल रहे हैं, और उनमें से उन फीचर्स में क्या ऐसे फीचर्स है जो मैनेजमेंट में है, तो हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। उस आधार पे हम लोग मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो हम 3 भाग में बांटेंगे ऐसे इसके आंसर को। पहला हो गया बेसिस ऑफ कंपैरिजन,
बेसिस, किस बेसिस पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं? बेसिस ऑफ कंपैरिजन, किस बेसिस पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं? किसको किसको? साइंस को और मैनेजमेंट को, साइंस को और मैनेजमेंट को। बेसिस, किस बेसिस पे कंपेयर करने जा रहे हैं? साइंस को। तो पहला बेसिस ले लो बेटा, पहला सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है? क्या वहां सिस्टम बना हुआ है पढ़ने का? बोल रहा है हाँ। क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टम बना हुआ है? हाँ। जैसे साइंस के हम जो भी कोर्सेस करते हैं उनके बुक्स है, कोर्सेस है, डिग्री है, वैसे मैनेजमेंट की भी है। हम, मुझे मैनेजमेंट करना है तो बीबीए एमबीए करना होगा। हाँ, इंस्टीट्यूट वेरी कर सकते हैं पर सिस्टमैटिक नॉलेज तो है। तो साइंस में क्या लिखेंगे आप? इन साइंस organized, organized and systematic स्टडी मटेरियल होता है बेटा। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है। ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है। जबकि यहाँ पे आप क्या बोलिएगा मैनेजमेंट में? यहाँ पे भी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो हियर। यहाँ भी है भैया, यहाँ पे भी हम जो एमबीए कोर्स कर रहे हैं, बीबीए कोर्स कर रहे हैं, तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है जो आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स पढ़ाता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाता है। तो पहला बेसिस जिसके आधार पे हमने कंपैरिजन किया है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आंसर इज यस, दोनों में होता है। दूसरा बेसिस है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा बेसिस है बेटा कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं, डेवलप होते हैं। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन observation and experimentation। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे आधारित है। प्रिंसिपल्स किस चीज पे आधारित है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स आधारित है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे आप क्या बोलिएगा? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, scientific principles are developed, scientific principles are developed through scientific observation and then tested through experiments। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन होते हैं।
ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट होते हैं। और मैनेजमेंट में क्या बोलिएगा कि मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट किसका करते हैं मैनेजमेंट बेटा? मशीन्स, मैन एंड मशीन्स का। तो मशीन्स का तो लगभग सेम होगा, मैन को तो वेरी हो जाएगा, लोग तो अलग अलग हैं, सेंटिमेंट्स अलग हैं, साइकोलॉजी अलग है, सब कुछ अलग है, बैकग्राउंड अलग है, हिस्ट्री अलग है। मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग एंड human behavior cannot be observed with full objectivity. Some kind of subjectivity are there. यहाँ आपने क्या किया? आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन को टेस्ट कर लिया, एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि भाई ये प्रिंसिपल हुआ। जबकि मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर बेटा अनप्रेडिक्टेबल है, सबको पता है, वहां कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव रह जाएगा, फुली ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है कंपैरिजन का, ये यहाँ पे पार्शियली फुलफिल्ड हो रहा है बेटा, पार्शियली फुलफिल्ड है, पार्शियली पूरा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन होता है, हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देख के सीखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई चलो गूगल का मैनेजमेंट अच्छा है, तो वहां से हम सीख रहे हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली अपने यहाँ वैसा कर पाए, ये बड़ा मुश्किल है। और तीसरा बेसिस क्या है बेटा? तीसरा बेसिस क्या है कि हमारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? यूनिवर्सल वैलिडिटी रखते हैं बेटा, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है ना साइंटिफिक प्रिंसिपल की। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल है कि पानी में आप कोई वस्तु डालिएगा तो वो जितना उसका सरफेस एरिया होता है उतना जगह घेरता है। जैसे हम लोग शिप वगैरह, तो शिप का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो डूबता नहीं है, लेकिन जिनका सरफेस एरिया कम है वो तुरंत पानी में डूब जाते हैं। सुई डूब जाएगा लेकिन शिप नहीं डूबेगा, तो वो सेम है। H2O पानी हर जगह सेम है, नमक NaCl हर जगह सेम है, यूनिवर्सल। यहाँ तो भाई देश बदलेगा, वेश बदलेगा, लॉ बदलेगा, नियम बदलेगा, मैनेजमेंट बदलेगा, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं होगा। जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल और वो एप्लीकेबल पूरे हर जगह एक जैसे होते हैं, उनकी एक जगह एक जैसी वैलिडिटी होती है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या लिखेंगे आप? यूनिवर्सल। थर्ड पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या बोलेंगे बेटा साइंस में? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स have universal application, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है एंड वैलिडिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, मतलब ये वाला तो फुलफिल ही नहीं हो रहा। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि क्या यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉलेज है?
क्या यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं? नहीं, ऑब्जर्वेशन होता है पर एक्सपेरिमेंट से डेवलप नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन पे क्या एक्सपेरिमेंट करोगे आप? जितने लोग उतने तरीके का उनका बिहेवियर, उतना नेचर, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है बेटा। यूनिवर्सल है क्या? हाँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सल है, हर जगह वही होगा, हर जगह पानी वही होगा, हर जगह नमक वही होगा, हर जगह एटम वही होंगे, हाइड्रोजन वही होगा, हर जगह फिजिक्स के फॉर्मूले वही होंगे, हर जगह आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वही होगा, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन वही होगा, ग्रेविटेशन वही होगा। मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं, देश बदला, वेश बदला, वाणी बदली, मैनेजमेंट बदला, लॉ बदला, देश बदला, तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि मैनेजमेंट को आप एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट को आप एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं? हाँ, साइंस नहीं बोल सकते, सोशल साइंस बोल सकते हैं। हाँ। तो कंक्लूजन, एक लाइन में कंक्लूजन डाल दो, कंक्लूजन, 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 मैनेजमेंट, मैनेजमेंट cannot be considered, management cannot be considered as pure or exact science, प्योर और एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते बेटा, बट वी कैन कॉल इट inexact, in we can call it inexact or social science। मैनेजमेंट को आप एग्जैक्ट साइंस, प्योर साइंस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस बोल सकते हैं। सोशल क्यों? लोगों पे लगता है, लोगों पे अप्लाई हो रहा है। तो ये था कि मैनेजमेंट साइंस होता है कि नहीं, उसका आंसर। तो आप क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक नॉलेज तो होता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया जा सकते, और ये यूनिवर्सल नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं होता, सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस होता है। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट्स होता है? तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, आर्ट्स वाले फीचर्स देखने पड़ेंगे। अगर आर्ट्स वाले सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी है तो यस, मैनेजमेंट इज आर्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि आर्ट्स में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, और उसके आधार पे आप आंसर बता सकते हैं। मैनेजमेंट दूसरा है नेचर। आपसे पूछा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट बताओ, तो फिर से वही करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, बेसिस ले रहे हैं, आर्ट्स में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट वो होता है कि नहीं, अगर होता है तो है, नहीं होता है तो नहीं है। तो चलो देखें, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, आर्ट, मैनेजमेंट।
पहला बेसिस ले लो बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या थियोरेटिकल नॉलेज होता है? हाँ, बेसिक नॉलेज तो सबको लेना पड़ेगा ना बेटा। अब हम आर्टिस्ट हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज सारे गामा राग सीखना पड़ेगा बहुत सारे। हम पेंटर हैं, तो पेंटिंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे। हम डांसर हैं, तो भाई डांस के वेरियस स्टेप सीखने पड़ेंगे। अब डांस में भी आपने बहुत सारा डांस सुना होगा कि भाई ये कथकली कर रहे हैं, ये भरतनाट्यम कर रहे हैं, ओडिसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेसिक्स तो उनके कुछ होते होंगे ना बेटा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज देखना होगा। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है। आर्य सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है बेटा आर्ट्स में। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में भी है क्या? हाँ, मैनेजमेंट में भी है क्या? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर available in various areas of management। अब यहाँ भी ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल है, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज लिटरेचर अवेलेबल है। दूसरा बेसिस देखे, फीचर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। बोल रहे हैं हाँ, सीखते तो बेसिक सब है, लेकिन दो एक्टर, दो डांसर, दो स्पीकर, दो सिंगर, दो पेंटर, दो राइटर, दो टीचर, दो सीए, दो डॉक्टर के बीच में अंतर तो है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, every artist must have personal skill to apply their knowledge। अब भैया जो सीखा उसको अप्लाई कर, एप्लीकेशन होगा ना। मान लो मैंने बहुत ड्राइंग सीखी, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, कहीं बनाते ही नहीं। मैंने सिंगिंग सीखी, राग सीखे, लेकिन हम गाते ही नहीं है, तो उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर बेकार हो जाएगा ना बेटा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होगा, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल होगा कि हम कैसे। अब देखो, बेसिक्स तो सिंगिंग के जो लता जी ने सीखे वही बाकी लोगों ने भी सीखे होंगे, पर उनका जो एप्लीकेशन था वो अलग था। किशोर कुमार का जो एप्लीकेशन है वो अलग है, आशा भोसले का जो है वो अलग है। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि हर एक पर्सन अपने स्किल को किस तरीके से अप्लाई करता है। मैनेजर भी सेम है, मैनेजमेंट सबने पढ़ा है, लेकिन हर मैनेजर, हम क्यों बोलते हैं कि अब सुन, आप जो है गूगल का मैनेजर देखो, आप देखो यहाँ का क्यों एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का सीईओ, सीएफओ, मैनेजर का क्यों लेते हैं? क्योंकि पर्सनल एप्लीकेशन तो सबका अलग अलग है बेटा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे यहाँ पे पर्सनलाइज्ड में? efficiency of managers depends
on how well they use management principles under different situation by applying पर्सनल स्किल। मतलब यहाँ भी पर्सनल स्किल लगेगा, यहाँ भी पर्सनल स्किल लग रहा है, यहाँ भी पर्सनल स्किल है, यहाँ भी पर्सनल स्किल है, यहाँ भी नॉलेज है, यहाँ भी नॉलेज है। अभी तक दोनों सेम है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है, यहाँ भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, यहाँ भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो रहा है। हर आर्टिस्ट अपने पर्सनल स्किल को अप्लाई कर रहा है, अपने नॉलेज को। यहाँ पे भी मैनेजर जो है, ये हम देखते हैं कि भाई बोलते हैं ना कि ये मैनेजर बड़ा इफिशियंट है, तो वो कितने अच्छे से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशन में अपने पर्सनल स्किल को अप्लाई करके अप्लाई करता है, यानी पर्सनल एप्लीकेशन दोनों जगह। तीसरा बेसिस क्या है भैया? तीसरा बेसिस है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यहाँ बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सिंगिंग है, रोज रियाज करना होगा। डांसर है, रोज डांस की प्रैक्टिस करना होगा। राइटर है, हमेशा लिखना होगा। उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट, आपने कहा है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो वहां पे भी तो बार बार हम आज यहाँ मैनेजर है, कल कहीं और होंगे, लगातार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो यानी ये भी है। आर्टिस्ट requires regular practice of art to become more fine and perfect। आर्टिस्ट जो है वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फाइन या परफेक्शन आ पाए। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है बेटा। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है कि अ गुड मैनेजर और एक्सपीरियंस मैनेजर improve their skill and efficiency by practice such as initiation, innovation, creativity and practice। यहाँ पे भी बार बार प्रैक्टिस करना है। एक्सपीरियंस मैनेजर इंप्रूव करेगा इफिशियंसी बाय प्रैक्टिस मतलब ये सब चीज हमेशा करना पड़ता होगा क्या? हमेशा इनिशिएशन, नई नई चीजें, हमेशा नया सोचो, क्रिएटिविटी करो। बोल रहे हाँ। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे बेटा कि जब हम आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे तो ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट of getting the things done by others। conclusion क्या कंक्लूजन निकाला आपने कंपेयर करके?
conclusion, we find all the features of art are present. All the features of art are present in management. So we can call management is an art of getting the things done by others. जब हमने बेटा आर्ट्स के फीचर को कंपेयर किया तो सारे फीचर्स, थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी, यहाँ भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मैनेजमेंट में भी, यहाँ भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वहां पे भी। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों को कंपेयर करके कि सारे गुण जो आर्ट के हैं, फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो मैनेजमेंट में भी हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ थिंग्स डन बाय अदर्स। जहां हम लोगों से काम करवाते हैं उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट, मैनेजमेंट और प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में क्या क्या होता है। अगर वही सब मैनेजमेंट में भी होता है तो बताइए। तो अभी तक एक चीज सामने आ चुकी है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस है, आर्ट्स है, मैनेजमेंट आर्ट्स है। अब देखना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है ये, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखो प्रोफेशन में क्या होता है और मैनेजमेंट में क्या होता है। पहला, प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए क्या? आंसर इज हाँ। क्या मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड नॉलेज है? हाँ, वहां पे भी हमें ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ रहा है, कोर्स करना पड़ रहा है, बीबीए एमबीए। हाँ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है बेटा, या डिग्री होनी चाहिए, यहाँ डिग्री इज कंपलसरी। आप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपके पास एमबीबीएस की डिग्री हो। आप सीए की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपके पास सीए की डिग्री हो। आप एडवोकेट की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपके पास बार काउंसिल की डिग्री हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम ठेला लगा के बैठे हैं बेटा, हम ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं, मैनेजर भी मालिक भी सब हम ही है, कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा हो गया कि मैनेजर बनने के लिए यही क्वालिफिकेशन चाहिए तो देखेंगे, अभी नहीं। तीसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के बाद तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल है ना बेटा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए के लिए आईसीआई, सीएस के लिए आईसीएसआई, एडवोकेटिव बार काउंसिल, इंजीनियर्स के लिए उनका इंस्टीट्यूट है, यहाँ नहीं है। मैनेजमेंट में अभी कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है। ऐसे
आप AIMS देखिएगा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिल्ली में है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है दिल्ली में, कोलकाता में भी है नेशनल लेवल पे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, नॉट कंपल, यहाँ तो बोलेंगे भाई कंपलसरी है प्रेजेंट होना, यहाँ बोलेंगे कंपलसरी है, यहाँ बोलेंगे नॉट एट कंपलसरी। कम है पर अभी कंपलसरी मैंडेटरी नहीं बनाया कि आपको वहां का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, कंपलसरी यहाँ नहीं है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, बेटा यहाँ पे होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम आईसीआई के मेंबर है, सीए हैं, आईसीआई के मेंबर है, तो हमारा ये प्रोफेशनल एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना पड़ता है क्योंकि समाज आपसे देख के सीखता है, बोलते हैं देखो ये प्रोफेशनल है, कितना बढ़िया इसका प्रोफेशनल बिहेवियर है। यहाँ ऐसा कुछ नॉट एट कोई कंपल्सन या एथिक्स आपके लिए है नहीं। एंड लास्ट वन इज सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव, यहाँ मेन है सर्विस मोटिव। यहाँ मेन हम कोई भी प्रोफेशन क्यों करते हैं भाई, हमारा सर्विस मोटिव है। यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना, यहाँ प्रॉफिट मोटिव है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, उस गोल को अचीव करना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाए, इस पे हमारा मेन ध्यान होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने पे, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने पे हमारा मेन ध्यान। तो ये था नेचर, समझ गए आप अच्छे से नेचर? क्यों नहीं है एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट, क्यों सोशल साइंस है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा, यूनिवर्सल हो नहीं सकता। आर्ट है क्योंकि यहाँ भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज्ड स्किल है, प्रैक्टिस करना होगा। प्रोफेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हम क्या बोलेंगे कि क्या प्रोफेशन है? बोलेंगे नहीं। हाँ, ऑन द पाथ ऑफ मेकिंग प्रोफेशन हो सकता है, मैनेजमेंट पाथ पे भी हो सकता है, पर अभी एग्जैक्टली कंपल्सन नहीं किया कहीं। वेल डिफाइंड नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का कोई कंपल्सन नहीं है, एथिकल कोड नहीं है, सर्विस मोटिव नहीं है। तो इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन, कंक्लूजन, presently management is not a profession। अगर अभी हम बोले तो प्रेजेंटली मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, प्रेजेंटली बोले तो बेटा एट प्रेजेंट बोले तो अभी तो प्रोफेशन नहीं है, पर आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज on the path of becoming profession, रास्ते पे। मान इसमें भी बोल दे कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, जो जिसके पास एमबीए का या एआईएमएस का मेंबरशिप होगा वही मैनेजर हो सकता। एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दे, एसोसिएशन बना दे, कोड बना दे, सर्विस मोटिव हो जाए तो ये भी हो जाएगा, पर एट प्रेजेंट नहीं है, ऑन दी पाथ है। तो इस तरीके से नेचर आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है, क्यों नहीं है एग्जैक्ट साइंस, क्यों है आर्ट, क्यों नहीं है प्रोफेशन, और कैसे है ऑन दी पाथ ऑफ प्रोफेशन। अगले क्लास में हम लोग जो है लगभग कंप्लीशन में है चैप्टर के, जिसमें हम 3 लेवल बांटेंगे। टॉप लेवल का क्या काम, मिडिल लेवल का क्या काम, लोअर लेवल का क्या काम। फंक्शंस हैं 5 मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और उसी तरीके से
कोऑर्डिनेशन है कि सारे डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ले, सेल्स डिपार्टमेंट बेचे ही नहीं, मार्केटिंग एडवर्टाइज ही नहीं करे, तब तो सब बेकार हो जाएगा ना बेटा। तो अगर आप पहली बार मेरी क्लासेस देख रहे हैं और आप बीएसटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू।